कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। हॉस्पिटल में जिया के केबिन में जिया और आसी आमने सामने बैठे थे। वहीं जिया अजीब नज़रों से आसी को देख रही थी और आसी के चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही आसी ने जिया को सब कुछ बता दिया उसके और शिवांश के बारे में, कि कैसे शिवांश ने उस रात उसे डराया और फिर अगले दिन आसी को एयरपोर्ट से किडनैप कर अपने घर ले आया था और अगले दिन उसे बहुत ही फिल्मी तरीके से प्रपोज भी किया था। ये सब बताते बताते आसी के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। वहीं जिया वो जैसे सोच रही थी कि वो कोई दूसरे ग्रह से आई हुई प्राणी है, जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी दोस्त की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। जिया, अच्छा तो तुमने शिवांश को हाँ बोल दिया? आसी, अभी तक तो नहीं, हमने एक दूसरे को 2 महीने दिए हैं। अगर ये 2 महीनों के हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए तो ठीक, वरना हम अलग हो जाएंगे। जिया, ओ वैसे तुझे क्या लगता है क्या होगा 2 महीनों के बाद? आसिफ, पता नहीं, वो तो 2 महीनों बाद पता चलेगा। जिया, ओके। तभी जिया के केबिन के डोर पर नॉक होता है। नॉक नॉक। जिया, कम इन। नर्स, मैम, एक पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आप प्लीज़ जल्दी चलिए। आसी और जिया एक दूसरे के चेहरे को देखती हैं। उसी के बाद वो लोग उस नर्स के साथ चली जाती हैं। वहीं ओटी के बाहर एक आदमी जो करीब 32 साल का होगा, वो चिल्ला चिल्ला कर एक गायनोलॉजिस्ट से बात कर रहा था। वहीं वो डॉक्टर डॉक्टर सान्या सिंह, गायनोलॉजिस्ट, उस आदमी को आराम से समझा रही थी। तभी वहाँ जिया और आसी पहुँच जाती हैं। जिया, डॉक्टर सान्या, यहाँ पर क्या हो रहा है? इससे पहले कि सान्या कुछ बोल पाती, वो आदमी आकर कहता है, तुम ही हो ना इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर? मैं तुम पर भी केस करूँगा, तुम सब पर केस करूँगा। मैं तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे इस हॉस्पिटल को भी बंद करवा दूँगा। आसी, हे मिस्टर, तमीज़ से बात करो। जिस जगह तुम खड़े हो ना, वो हमारा ही हॉस्पिटल है और तुम हमें ही धमकी दे रहे हो। जिया, आसी शांत हो जाओ, शांति से भी बात हो सकती है। आसी, लेकिन जिया। इससे पहले आसी कुछ बोल पाती, जिया ने उसे हाथ का इशारा कर चुप करवा दिया। जिया, देखिए सर, पहले आप शांत हो जाइए और तसल्ली से बताइए आखिर बात क्या है। तभी ओटी में से एक लड़की जिसने पेशेंट के कपड़े पहने थे वो बाहर आती है और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, तुम्हारे स्टाफ ने मेरा बच्चा खो दिया। जिया, क्या? वो आदमी, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है, तुम्हारे इस लापरवाह स्टाफ ने मेरे बच्चे को खो दिया। जिया, डॉक्टर सानिया, ये क्या बोल रहे हैं? सानिया, नहीं डॉक्टर जिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दरअसल इनकी बेबी तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो आदमी, तुम झूठ बोल रही हो, जब वो यहाँ आई थी तो उसका बेबी बम्प भी था, क्या वो भी झूठा था? सानिया, नहीं मिस्टर, ये फॉल्स प्रेगनेंसी के सिटिंग से, और आपने सोचा कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो लेडी, नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे बच्चे को कहीं छुपा कर आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जी हाँ, देखिए मैम, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम किसी गायनोलॉजिस्ट से चेक करवाया है? क्या बच्चे की सोनोग्राफी हुई थी? वो आदमी, इससे सच नहीं छुपेगा, तुम सब लोग चोर हो, फेक हॉस्पिटल है ये, तुम सब ने यहाँ पर धंधा खोल रखा है। आसी, ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो? जिया, आसी प्लीज़ शांत हो जाया। आसी, जिया, अब मैं शांत बिल्कुल नहीं रहूँगी, ये पागल आदमी कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहा है। और तुम तो रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। वो आदमी, हाँ हाँ लगाओ, जिसे कॉल करना है करो, मैं भी कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, बहुत ऊपर तक पहुँच है मेरी। आसी, तेरी सारी पहुँच आज मैं निकालूंगी, बस तू रुक, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। इतना कहकर आसी वहाँ से फ़ोन लेने चली जाती है। वहीं वो आदमी, वो तो जैसे पागल हो गया था। उस आदमी ने वहीं साइड में टेबल पर रखी नाइफ उठा ली और सारे डॉक्टर्स की ओर पॉइंट कर दी। वो आदमी, देखो, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, वरना मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा। बहुत गुस्से में वो आदमी बोल रहा था। जी हाँ, देखिए सर, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। चिंता करते हुए जिया बोलती है। वो आदमी, क्या आराम से बात करोगे तुम लोग?
कितने सालों बाद मुझे बच्चे की खुशी नसीब हुई थी। अब वो आदमी थोड़ा इमोशनल हो रहा था। उसकी बीवी पीछे से आकर उसे संभाल लेती है। वो आदमी घुटने के बल बैठ जाता है। वहीं जिया जैसे ही उसे शांत देखती है तो वो उस आदमी के पास जाकर वो चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी अपने होश में आता है और चाकू जिया की ओर कर देता है और जिया के हाथ पर कट लग जाता है, जिससे जल्दी ही ब्लीडिंग होने लगती है। चोट लगने की वजह से जिया के मुंह से एक आह निकल जाती है। ऑफिस में रुद्राज इस वक्त एक मीटिंग में था। उसके सामने बैठे 6 से 7 लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। वहीं रुद्राज बड़ी ही शांत और बहुत फोकस तरीके से स्क्रीन पर देख रहा था और बाकी लोगों को उससे रिलेटेड बातें समझा रहा था। तभी अचानक से रूम का डोर धड़ाम की आवाज़ से खुलता है और शिवांश हाँफते हुए अंदर आता है। रुद्राज और बाकी लोग जो यहाँ बैठे थे वो सब बड़ी ही अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। शिवांश जल्दी चल, वो हॉस्पिटल में भाभी। शिवांश बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था, जिससे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से। शिवांश की हालत समझते हुए रुद्राज ने टेबल पर रखा पानी उसे थमाया तो वो सारा पानी एक बार में ही पी गया। उसके बाद शिवांश फिर बोलता है, हॉस्पिटल चल, कोई पागल आदमी हॉस्पिटल में आया है और उसने भाभी पर चाकू से वार किया है। शिवांश का इतना ही कहना था कि रुद्राज की आंखें छोटी हो जाती हैं। गुस्से से उसकी नसें फूलने लगती हैं। तभी लंबे कदम लेते हुए रुद्राज जल्द ही रूम से बाहर चला जाता है और वहीं उसे पीछे पीछे शिवांश भी। कुछ समय पहले फ्लैशबैक। ऑफिस में शिवांश अपना काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर आशी का कॉल आता है। शिवांश बहुत खुश होकर कॉल उठाता है कि उसे फ़ोन लेकर दूसरे ओर से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इससे पहले कि शिवांश कुछ बोल पाता आशी बोलने लगती है, शिवांश जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ कोई पागल आदमी आ गया है और बहुत शोर शराबा कर रखा है और जो कुछ भी हुआ है वो सब शिवांश को बता देती है। कॉल कट होने की ही वाली होती है कि तभी वहाँ से जिया की आवाज़ आती है चिल्लाने की और उसी वक्त आशी भी जिया का नाम पुकारती है। फ्लैशबैक इन। कुछ ही समय में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रुद्राज लंबे लंबे कदम लेते हुए आगे बढ़े जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक रूम पर पड़ती है जहां जिया बेड पर लेटी हुई थी और आशी उसके हाथ की पट्टी कर रही थी। रुद्राज अंदर चला जाता है। जिया की आंखें बंद थी तो उसने अभी तक रुद्र को नहीं देखा था, मगर आशी देख लेती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, जीजू। जीजू सुनते ही जिया की आंखें भी खुल जाती हैं और वो देखती है कि उसके सामने उसका हैंडसम पति खड़ा है जो हद से ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। जिया के हाथ की पट्टी ऑलमोस्ट हो गई थी तो वो आशी रूम से बाहर निकलना ही बेहतर समझती है। आशी बाहर निकलते हुए गेट बंद कर देती है और बाहर आकर देखती है कि शिवांश उसी के लिए खड़ा हुआ था। शिवांश तुम ठीक हो? भाभी ठीक है? आशी हाँ। तभी शिवांश आगे बढ़कर आशी को गले लगा लेता है, जिसका विरोध आशी भी नहीं करती है। वो भी शिवांश के गले लग जाती है और सुकून का एहसास महसूस करने लगती है। वहीं रूम के अंदर जिया अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी और रुद्राज भी उसी जगह खड़ा हुआ था। वो वहां से 1 इंच भी हिला नहीं था। जिया अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। जिया हिचकिचाते हुए बोलती है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्राज देख रहा हूँ तुम्हें कि आखिर वो कौन सा महान आदमी है जिसने तुम्हें मेडिकल की डिग्री थमा दी थी। मुझे सच सच बताओ, तुम सच में डॉक्टर ही हो? ना तुमने सच में मेडिकल का एग्ज़ाम पास किया है, ना या फिर किसी दूसरे की डिग्री लेकर बैठी हो। जी हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने सच में मेडिकल एग्ज़ाम पास किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। रुद्रा तो फिर तुम्हारे पास दिमाग इतनी कम क्यों है? तुम पेशेंट को दवा देती हो या अपना दिमाग मार देती हो? जी हाँ, देखिए आप मेरे ऊपर ऐसे बेकार के इल्ज़ाम ना लगाएं। जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुद्राज ऑफकोर्स तुम्हारी कोई गलती क्यों होगी? गलती तो मेरी है जो तुम्हें मैं हॉस्पिटल आने देता हूँ। तुम्हें तो मुझे घर में बंद करके रख देना चाहिए। जहाँ जाती हो वहाँ अपने ऊपर मुसीबत ले आती हो और ऊपर से इतना कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। जी हाँ, वो मुझे लगा कि रुद्राज तुम्हें लगा कि रुद्राज तो पागल है, उसे बताने से क्या होगा, है ना? जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। रुद्राज घर चलो, तुम बताता हूँ तुम्हें मैं। आजकल मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है। जिया आंखों में आंसू लेकर, मुझे नहीं जाना है। रुद्राज जिया फालतू की बकवास मत करो। जिया रोने लगती है, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। मुझे इतनी चोट लगी है
और आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ चोट लगी और कितनी लगी है। बस जब से आए हैं डांटे जा रहे हैं। आपको मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। रुद्राज, रोना बंद करो जिया। जिया और तेज रोने लगती है। रुद्राज आगे बढ़कर जिया को गोद में उठा लेता है। जिया, छोड़िए मुझे, कहीं जाना नहीं है मुझे आपके साथ। रुद्राज, जिया मेरा दिमाग मत खराब करो, मुंह बंद करो अपना। जिया, दोनों बाहर आ जाते हैं। हॉस्पिटल में सब उन दोनों को ही देख रहे हैं। वहीं जिया, वो तो शर्म के मारे पानी पानी हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन रुद्राज के सीने में छुपा ली। रुद्राज जिया को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के अंदर दोबारा से आया और सीधा आशी के केबिन में गया। आशी जो अपना बैग लेकर शिवांश के साथ बस निकल ही रही थी। रुद्राज आशी से, आशी वो आदमी कहाँ गया? आशी, एक्चुअली मैंने ऋषभ भाई को भी कॉल किया था, वो भी आ रहे हैं, तो हमने उसे स्टोर रूम में बंद करके रखा है। रुद्राज हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। वहीं शिवांश, वो भी समझ गया था कि पक्का रुद्र उसी आदमी के पास गया था। स्टोर रूम के बाहर बहुत भीड़ जमा हुई थी, क्योंकि वो आदमी स्टोर रूम का गेट खोलकर बाहर आ गया था और उसने वॉचमैन से लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। रुद्राज उस भीड़ को चीरते हुए आता है और उस आदमी की कॉलर पकड़ के उसके चेहरे पर 2-3 मुक्के की बरसात कर देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू रुद्राज सिंह ओबेरॉय की बीवी को नुकसान पहुंचाएगा? वो आदमी उठने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हारी 2 टके की बीवी ने मेरे बच्चे को मार डाला। वो 1 नंबर की झूठी डॉक्टर है। ये शब्द रुद्र के गुस्से में घी डालने के लिए काफ़ी थे। उसने उस आदमी को उठाया और सामने की दीवार पर धक्का दे मारा और फिर लगातार उसके चेहरे पर मुक्के की बरसात करने लगा, जिससे उसका चेहरा खून से भीग गया था। रुद्राज, रुक जाइए। यह आवाज़ जिया की थी। जब रुद्राज काफ़ी देर तक कार में वापस नहीं आया तो वो भी अस्पताल के अंदर चली आई और यहाँ आकर उसने सुना कि स्टोर रूम के बाहर 2 लोग बुरी तरह से लड़ रहे हैं। जब वो यहाँ आई तो यहाँ रुद्र था। रुद्राज अपनी लाल आंखें उठाकर जिया को देखता है, जो आंखों में आंसू लिए उसी को देख रही थी। रुद्र अपने दूसरे हाथों का इस्तेमाल कर उस आदमी के चेहरे पर एक और मुक्का लगाने ही वाला होता है कि उसके कानों में जिया की आवाज़ पड़ती है, जिससे वो अपनी जगह जम जाता है। रुद्र, आपको मेरी कसम है, अगर आपने उसे कुछ किया तो। इतनी सी लाइन रुद्र के लिए बहुत थी। रुद्र अपनी नज़रें उठाकर दोबारा से जिया को देखता है और फिर उस आदमी को वहीं धक्का देकर जिया के पास आता है। इस कमीने के लिए अपने आंसू बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्राज आगे बढ़कर जिया के आंसू पोंछने ही वाला होता है कि तभी जिया ने अपने हाथ बीच में कर दिया और 2 कदम पीछे ले लिए। जिया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और जिया अपने आंसू भरी हुई आंखों से रुद्राज के दोनों हाथों को देख रही थी, जो उस आदमी के खून से रंगे हुए थे। उसे समझ आ गया कि जिया उससे डर रही है। रुद्राज आगे बढ़कर कुछ और कह पाता कि तभी वहाँ कुछ पुलिस फोर्स लेकर ऋषभ आ गया। मिस्टर रुद्राज सिंह ओबराय, यू आर अंडर अरेस्ट। अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ ऋषभ कहता है, रुद्र, इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब है या दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें दिख नहीं रहा कि आखिर कौन है जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए? ऋषभ, मैं मानता हूँ कि उस आदमी ने गलत किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के लिए आपको जेल होती है। जिया, भाई। ऋषभ, जिया, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? जिया, भाई, आप इन्हें जेल में नहीं डाल सकते। ऋषभ, जिया प्लीज़, मुझे मेरे काम करने दो। जिया रोते हुए रुद्राज को देखती है, जो बहुत गुस्से में ऋषभ को देख रहा था। इस समय वो अपनी बीवी के साथ होना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन ये दूरी उनके बीच और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बना देगी। जिया रुद्राज के करीब आती है। रुद्राज उसकी आंखों में देखता है और उसके माथे पर एक किस करता है। डोंट वरी जान, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत जल्द मेरी बाहों में होगी, ओके? ये आंसू पोंछो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंखों में आंसू देखना मुझे पसंद नहीं है। जिया रोते हुए, रुद्राज प्लीज़ मत जाइए। रुद्राज, चुप हो जाओ। शिवांश की ओर देखते हुए, जिया को सेल्फी मेंशन पहुँचाओ। शिवांश हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद ऋषभ रुद्र को वहाँ से ले जाता है। वहीं जिया घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। आशी उसके पास आती है और उसे चुप करवाने लगती है। जिया प्लीज़ ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जीजू जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे, डोंट वरी। शिवांश भी आता है और जिया से कहता है, हाँ भाभी, आप चिंता ना करें, भाई बहुत जल्द बाहर होंगे। इनफैक्ट वो कल सुबह तक आपके पास होंगे। वो रुद्राज सिंह ओबेरॉय हैं, कोई मामूली आदमी नहीं। आप चलिए मेरे साथ घर चलिए। जिया, नहीं, मुझे मेरे रुद्राज के पास जाना है।
शिवांश, भाभी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आग की तरह ये बात फैल गई होगी कि रुद्राज जेल में है और उसके सारे दुश्मनों का सबसे पहला निशाना आप होंगे। प्लीज़ भाभी घर चलिए। आशी और शिवांश के समझाने पर जिया घर जाने के लिए मान जाती है। ओबेरॉय मेंशन में शिवांश ने अपनी गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी और उसने जिया और आशी बाहर आए। रोने की वजह से उसका चेहरा बेहद लाल हो गया था, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। आशी संभालते हुए जिया को अंदर लाती और पीछे पीछे शिवांश भी अंदर आ रहा था। जिया ने अभी एक कदम ही रखा था कि तभी उसके कानों में नीलम जी कठोर आवाज़ में सुनाई देती है, जो कह रही थी, आ गई तुम? मेरे बेटे को अपने भाई के हाथों से जेल में पहुंचाकर वापस आ गई इसी घर में? जिया, उनकी इतनी कठोर बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है नीलम जी, चुप बिल्कुल। मेरा बेटा तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ लेकर आया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इससे पहले नीलम जी कुछ और बोल पाती, शिवांश बीच में आकर बोलता है, आंटी प्लीज़, भाभी खुद शौक में है, आप इन्हें इसकी जिम्मेदार मत ठहराइए। और भूलिए मत, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो मिसेज रुद्राज सिंह ओबेरॉय। उनके सामने रुद्राज की हिम्मत तक नहीं होती है कि वो उनसे कुछ उल्टा सीधा बोले, और आप। तभी वहाँ आशुतोष जी आ जाते हैं। बंद करो ये तमाशा, इस घर में इज्जतदार लोग रहते हैं, तो कृपा करके थोड़ा इज्जत से पेश आएँ। शिवांश की ओर देखते हुए, शिवांश तुम मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। शिवांश हाँ में सिर हिला देता है। शिवांश आशी से, तुम भाभी को कमरे में छोड़ कर आओ, मैं अंकल से बात करके आता हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे। आशी हाँ में सिर हिला देती है। हॉस्पिटल में, यह शहर का दूसरा कोई हॉस्पिटल है। वार्ड 24 में रूही बेड पर लेटी हुई थी और सामने स्क्रीन पर कुछ ब्लैक एंड वाइट में घूमता हुआ नज़र आ रहा था। एक्चुअली आज रूही अपने बच्चे की सोनोग्राफी करवाने आई थी, तो वहीं स्क्रीन पर नज़र आ रहा था उसका बच्चा, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं था। बस फिर भी रूही अपने बच्चे को महसूस कर पा रही थी। कुछ समय बाद रूही और एक फीमेल डॉक्टर आमने सामने बैठे थे। डॉक्टर, रूही, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आज से ठीक 8 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। रूही, हाँ। इतना बोल रूही अपनी फाइल्स कलेक्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर उसे रोकते हुए कहती हैं, डॉक्टर, रूही, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? क्या उन्हें पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं? रूही ये बात सुनकर चुप हो जाती है। कुछ समय बाद कुछ सोच कर कहती है, हाँ उन्हें पता है। ये कहते ही रूही वहाँ से तुरंत चली जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अब उससे कोई और सवाल करे और उसे उसका जवाब देना पड़े। वहीं ओबेरॉय मेंशन में स्टडी रूम में, आशुतोष जी, ये सब क्या हो रहा है शिवांश? सारे पॉलिटिशियंस के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर की रेट्स गिर गई है। शिवांश, रुद्र बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, उसने कहा है तो वो बहुत जल्द आएगा बाहर, मुझे उस पर भरोसा है। आशुतोष जी, ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, मैं इस लड़की को। शिवांश, अंकल, रुद्राज की वाइफ है, वो आपकी बहू, प्लीज़ आप उनसे थोड़ा तमीज़ से बात किया कीजिए। आपको ये। आशुतोष जी, शिवांश, तुम ज़्यादा इस लड़की की तरफदारी तो नहीं कर रहे हो? शिवांश, मैं बस सच बोल रहा हूँ। आशुतोष जी, फॉरगेट इट, रुद्राज को बाहर निकलवाओ जल्दी। शिवांश जी। वहीं रुद्राज और जिया के कमरे में आशी ने जैसे तैसे जिया को समझा बुझाकर सुला दिया था। उसके बाद वो शिवांश के साथ घर चली गई, अनजान जगह। आशुतोष जी चेयर पर बैठे हुए थे, उनके सामने उनके कई वफादार आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी आकर कहता है, अब क्या करना है सर? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप तो बन गए मेयर। आशुतोष जी, मार दो उस लड़की को, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। दूसरा आदमी, ये बहुत खतरनाक काम है सर, अगर रुद्राज सर को पता चला तो वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये भी पता नहीं लगेगा किसी को कि हम इस दुनिया में भी कभी थे कि नहीं। उससे पहले कि आशुतोष जी कुछ कहते, उनके पीछे से एक लड़की आगे आकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इतनी चालाकी से उस लड़की को ख़त्म करेंगे कि किसी को कानो कान शक नहीं होगा, सबको यही लगेगा वो एक नेचुरल डेथ है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी, जिससे रूथ की पहले शादी होने वाली थी। उसके बाद वो लोग कुछ डिस्कस करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। उसी रात पुलिस स्टेशन में
रुद्राज दीवार से टिककर जेल के अंदर बैठा हुआ था। वहीं ऋषभ बाहर चेयर पर कुछ फाइल्स पर साइन कर रहा था। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर 4 से 5 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें से 4-5 लॉयर निकलते हैं, शिवाज बॉडीगार्ड्स और बुर्का पहने हुए एक औरत। वहां सब जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। ऋषभ अपनी नज़रें ऊपर करके उन्हें देखता है तो उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान आ जाती है। लॉयर्स, ये रहे मिस्टर रुद्राज सिंह ओबेरॉय के बेल के कागज। ऋषभ, तुम्हारे रुद्राज सिंह ओबेरॉय को बेल नहीं मिल सकती है क्योंकि ये केस अब कोर्ट में जाएगा। शिवांश आगे आते हुए कहता है, कोर्ट में जाने जैसा कोई केस ही नहीं है और तुम्हें उस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ रूथ को अरेस्ट किए बैठे हो। उसने तुम्हारी बहन को चोट पहुँचाई थी और रूथ ने हेल्प की है, तो तुम उसे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ऋषभ, मुझे क्या करना है क्या नहीं बताओगे तुम? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि कमिश्नर की थी। मैं तो बता सकता हूँ ना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। ऋषभ, गुड इवनिंग सर। कमिश्नर, मिस्टर ओबेरॉय को अभी के अभी बाहर निकालो। ऋषभ, सॉरी सर, लेकिन इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। कमिश्नर, आत्मरक्षा में उठाए गए हाथ गलत नहीं होते हैं। और ये रही उस आदमी की बीवी, वो आदमी पहले से दिमागी तौर पर बीमार था। ऋषभ, पर सर। कमिश्नर, मैंने कहा ना। ऋषभ दांत पीसते हो, ओके सर। ऋषभ आकर लॉक को खोल देता है और रूथ बाहर आ जाता है। एक विजयी हंसी वो ऋषभ की ओर देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। उसे जल्द से जल्द जिया के पास जाना था। उसका रोता हुआ चेहरा अभी भी उसे आंखों के सामने आ रहा था। मेंशन में समय 2 बजे AM। आशुतोष जी और नीलम जी दोनों ही हाल में बैठे हुए थे और रूथ के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि रूथ को जेल से छोड़ दिया गया है। कुछ ही देर में कुछ गाड़ियां आकर मेंशन के सामने रुकती हैं और एक एक कर सभी कार में से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और फिर रुद्राज बाहर आता है। रुद्राज मेन डोर खोलते हुए अंदर आता है तो सामने ही उसे नीलम जी और आशुतोष जी बैठे हुए मिलते हैं। नीलम जी रूथ के पास आते हुए, बेटा तू ठीक तो है ना? रूथ, मॉम आप क्यों जाग रही हैं इतनी देर तक? सब ठीक है, जाइए सो जाइए। नीलम जी टॉन्ट करते हुए, क्या करूं, माँ हूं ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। अब तुम्हारी बीवी की तरह थोड़ी हूँ कि आराम से पैर पसार बिस्तर पर सो रही हूँ और पति जेल में है। रुद्राज, मॉम प्लीज़। नीलम जी, अब तो तुम्हें माँ ही बुरी लगेगी बेटा, जाओ सो जाओ। रुद्राज अपनी माँ से, मॉम मैं आपसे सुबह बात करता हूँ, जाइए जाकर सो जाइए। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैड। आशुतोष जी उसे देखते हैं। आशुतोष जी हाँ में सिर हिला देते हैं और वो और नीलम जी वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र के रूम में रुद्र जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि कमरे की पूरी लाइट्स बंद थी। बालकनी के गेट खुले हुए थे जिससे चांद की रोशनी सीधे जिया के चेहरे पर पड़ रही थी। जिया के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें अभी भी दिख रही थी, जिससे कोई भी कह सकता था कि जिया रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। रुद्राज अपना कोट वहीं रख देता है और जिया के पास आकर बैठ जाता है। उसकी जुल्फें जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी वो उन्हें हटाकर उसके कानों के पीछे कर देता है और अपना हाथ बढ़ाकर जिया के गालों को छूता है। अपने गाल पर कुछ स्पर्श महसूस कर जिया झट से जाग जाती है और रुद्राज का नाम पुकारते हुए उठ जाती है। तभी रुद्राज झट से लाइट ऑन करता है और जिया को खुद के करीब कर लेता है। सब ठीक है स्वीटहार्ट, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। रुद्राज का स्पर्श महसूस पाते ही जिया को सपने जैसा लगता है। वो रूथ को खुद से अलग करती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर, आप सच में हो? रुद्राज जिया के गालों पर हाथ रखते हुए, हाँ मेरी जान, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, तुम्हारे पास ही हूँ मैं। जिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूथ से चिपक जाती है और सिसक कर रोने लगती है। जिया रोते हुए, रूथ प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। रूथ, कभी नहीं बेबी। रूथ जिया को खुद से अलग करता है और एक एक कर उसकी आंखों को प्यार से किस करता है, जिससे जिया की आंखें बंद हो जाती हैं। रूथ आगे बढ़कर जिया के आंसू को अपने होठों से पी लेता है। उसके बाद वो जिया के होठों की ओर बढ़ता है और उसे डीपली किस करने लगता है। जिया भी इस किस में खो जाती है और रूथ के साथ इस किस में शामिल हो जाती है। जिया के हाथ रूथ की गर्दन से होते हुए उसकी छाती पर चले जाते हैं और वो अपने हाथों से एक एक कर रुद्राज के शर्ट के बटन खोलने लगती है। रूथ जिया के हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है। वही जिया भी रूथ को सवालिया नज़रों से देख रही थी। रुद्राज, अभी नहीं जान, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, इस
टू लेट ऑलरेडी। जिया कुछ नहीं कहती और बिस्तर पर लेट जाती है। वो रुद्राज से नाराज़ नहीं थी, बस उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि पहली बार वो रुद्र को पाने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही थी। लेकिन रुद्र जिया के कानों के पास झुकता है और कहता है, शर्माओ मत, हम इसे कल कंटिन्यू कर लेंगे। कुछ दिनों बाद रात का समय, अनजान जगह, रुद्राज की कार आकर रुकती है, जहाँ पर रुद्राज का बॉडीगार्ड डेनियल और उसका बेस्ट फ्रेंड शिवांश दोनों ही वहाँ पर खड़े हुए थे। रुद्राज कार से बाहर आता है तो डेनियल उसे ग्रीट करता है और कहता है, बॉस, इन्फॉर्मेशन पक्की है, वो आज रात नाइट क्लब में आ रहा है। रुद्राज, ओके गुड। शिवांश, तो क्या हम आज वहाँ जाने वाले हैं? रुद्राज, हाँ। डेनियल, उसके पास बिग बॉस के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं और अगर ये सब बाहर आ गए तो उनके मेयर बनने के सपने को चकनाचूर कर देंगे। शिवांश, तो सही ही होगा अगर वो मेयर ना बने, वैसे भी वो ये सब अपने लिए कर रहे हैं। डेनियल, ऐसा नहीं है सेकंड बॉस, अगर वो मेयर नहीं बने तो वो अपना सबसे पहला टारगेट भाभी को ही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉस भाभी की वजह से उनके काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रुद्राज, शिवांश, ये खून खराबे वाली लाइफ पहले ठीक थी जब तक मैं अकेला था, मगर अब मेरे साथ जिया है और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर खून खराबे के दाग भी जाएं। मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मगर एक आम इंसान बनकर एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहता हूँ। और तुझे भी यही बोलूँगा कि तू भी ये सब छोड़ दे, क्योंकि तेरे साथ भी तो आशी है। शिवांश, जहाँ तू वहाँ मैं। रुद्राज एक स्माइल शिवांश को पास करता है। शिवांश को सोचकर फिर कहता है, तू ऋषभ को ऐसे ही छोड़ देगा? रुद्राज सिगरेट पीते हुए, छोड़ना तो नहीं चाहता, बट फक ऑफ, मुझे मेरी ज़िंदगी में शांति चाहिए, अपनी बीवी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ मैं। उसके बाद वो सब अपनी गाड़ियों के साथ निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय में वो लोग एक नाइट क्लब के बाहर खड़े थे। दिन का समय था तो वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। वो तीनों कार को पार्क करते हैं और वहाँ से अंदर की ओर चले जाते हैं। उन तीनों के घुसते ही एक लाल कोट पहने आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक एक करके चेक करने लगता है। जब वो आदमी अच्छे से चेक कर लेता है तो उनके पास कोई गन या नाइफ वगैरह नहीं है, तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। एक प्राइवेट रूम के अंदर एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र करीब 34-35 के बीच की होगी। उसके पास लाल कोट पहने काफ़ी लोग खड़े थे, उसके बॉडीगार्ड थे। रुद्राज, शिवांश और डेनियल तीनों उसी रूम में चले जाते हैं। रुद्राज और शिवांश जाकर उस आदमी के सामने वाले लगे हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं डेनियल उनके पीछे खड़ा हो जाता है। वो आदमी जिसका नाम मलिक था, जो रुद्राज के सारे ड्रग्स को इंडिया से बाहर ले जाकर बेचता था, लेकिन एक दिन उसने रुद्र को दिखा दे दिया और तब से रुद्राज और मलिक जानी दुश्मन बन गए। मलिक एक बहुत बड़ा कैसनोवा था। उसका दिल हर रोज़ नई लड़की पर आया करता था। वो किसी भी लड़की का रेप करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। आज रुद्राज और मलिक की मीटिंग आशुतोष जी ने फंस करवाई है, क्योंकि कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर मलिक ने अपनी फ़ौज इकट्ठी कर ली थी। अब वो आराम से रुद्र के सारे इलीगल वेपन्स दूसरे देशों में बेच सकता है और इसी वजह से आशुतोष जी मलिक को अपनी साइड करना चाहते हैं। मलिक, तो तुम आ गए हो? मिस्टर रुद्राज सिंह ओबेरॉय, सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। रुद्राज, मुद्दे की बात करते हैं मलिक, मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। मलिक, जनाब के पास वक्त नहीं है? रुद्राज, क्यों करोगे तुम हमारी मदद? आखिर क्या चाहिए तुम्हें हमारी मदद करने के बदले? मलिक, तुम्हारी मौत। रुद्राज, सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर सपने भी औकात में देखने चाहिए। मलिक, मुझे तुम्हारी मौत से कोई लाभ नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। रुद्राज, क्या चाहिए तुम्हें? मलिक, पीछे स्क्रीन पर देखो। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और उस स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। बस ये 2 फोटो ही देखी थी कि रुद्राज ने वहाँ रखी वाइन बॉटल उठाकर उस टीवी स्क्रीन पर दे मारा। वहीं डेनियल और शिवांश भी खड़े हो जाते हैं। रुद्राज, तेरी इतनी हिम्मत कि रुद्राज के सामने उसकी बीवी के लिए बकवास करेगा? कुछ देर पहले मैंने जो बात की थी शायद वो तुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला था कि अपनी औकात के बाहर के सपने मत देख। मलिक गंदी हंसी हंसते हुए, तेरी जान है इसलिए उसे मांग रहा हूँ। ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, बस 1 हफ्ते के लिए। उसी के बाद उसे वापस ले जाना।
और देखो ये तो धंधा है, करना तो पड़ेगा। इस बात से रुद्राज को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर मलिक का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरी बीबी को छुएगा? और ऐसे ही उसने ना जाने कितनी गालियां उसे दे डाली। वहीं मलिक के गार्ड्स आगे आकर रुद्राज और मलिक को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ओबेरॉय मेंशन में रूही का कमरा। रूही इस वक्त बाथरूम के बाथ टब में बैठी हुई थी। उसे हाथ में एक चाकू था और वो अपनी नस काटने का सोच रही थी। रूही, तू कर सकती है रूही, वरना इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी तू? कौन अपनाएगा तुझे? रूही ने करीब 2-4 बार ऐसा कर लिया था, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी अपनी नस काटने की। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है किसी बच्चे की, मम्मा प्लीज़ मुझे मत मारो ना, मुझे आपके पास इस दुनिया में आना है और आपके साथ खेलना है, प्लीज़ मम्मा मत मारो मुझे। रूही, नहीं बेबी, मम्मा आपको नहीं मारेगी, नहीं मारेगी मम्मा आपको। ये कहते कहते रूही रोने लगती है। अभी रूही की उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक माँ है और माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती है। तो रूही कैसे अपने बच्चे को मार देगी? और रही बात उस आदमी की, तो आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन है। 2-3 एपिसोड के बाद वो आदमी सामने आएगा। रात का समय, ओबेरॉय मेंशन। मेंशन के बाहर एक कार आकर रुकी जिसमें से रुद्राज और शिवांश निकले। वहीं शिवांश बहुत संभालते हुए रुद्राज को लेकर जा रहा था, क्योंकि रुद्राज ने ड्रिंक की हुई थी। वो भी सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि तभी उसे बीच रास्ते में ही जिया मिल जाती है। जिया, क्या हुआ है इन्हें? शिवांश, इसने ज़्यादा पी ली है भाभी। जिया अजीब सा मुंह बनाती है और रुद्राज के दूसरे शोल्डर पर पकड़कर उसे संभालते हुए शिवांश और जिया रूम तक लेकर आ जाते हैं। शिवांश संभल कर रुद्राज को बेड पर लिटाता है और फिर जिया को बाय कहकर वहां से चला जाता है। वहीं जिया रूम में वापस आकर रुद्राज के शूज और सॉक्स निकालती है। उसके बाद रुद्राज का कोट भी उतार कर अलग कर देती है। अगली सुबह रुद्राज अपना सर पकड़ के जैसे ही उठने को हुआ कि उसे लगा कि जैसे उसके शोल्डर पर कोई भारी चीज़ हो। वो पलट कर देखता तो जिया किसी क्यूट सी बच्ची की तरह उसे चिपक कर आराम से सो रही थी। उसका सर रुद्राज के शोल्डर पर था। एक पल के लिए रुद्र सब कुछ भूल गया था। जिया को निहारने लगता है। अभी कुछ ही समय हुआ था कि जिया भी नींद में कसमसाने लगती है। रुद्र समझ जाता है कि वो थोड़ी ही देर में उठने वाली है। वहीं जिया की जैसे ही आँख खुलती है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने पति की आंखों से जा मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में काफ़ी गहराई से देख रहे थे। तभी रुद्राज आगे बढ़कर जिया के फॉरहेड पर किस करता और कहता है, गुड मॉर्निंग लव। लेकिन जिया इस बात का कोई रिएक्शन नहीं देती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। रुद्राज तो जैसे शौक में था कि उसकी बीवी को हुआ क्या है। वो टिपिकल हाउस वाइफ्स की तरह उसे इग्नोर करके गई। जब तक रुद्र कुछ कह पाता उससे पहले ही जिया वॉशरूम में घुस गई और काफ़ी देर बाद निकली, और निकली तो बिल्कुल तबाही बन के। रुद्राज, ज्वालामुखी। रुद्राज बेड से उठकर जिया के पास आता है, जो इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। रुद्राज आकर जिया को पीछे से हक कर लेता है और अपने हाथों से उसके पेट को मसलने लगता है। वहीं अपना मुंह जिया की गर्दन में रखकर वहाँ भी वो रगड़ने लगता है। रुद्राज की हरकतों से जिया की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी कि तभी जिया को कुछ याद आया और वो रुद्राज को धक्का देती है, जिससे रुद्राज पीछे की ओर चला जाता है। रुद्राज, व्हाट द हेल? जिया, दूर रहे मुझसे। रुद्राज, सपने में भी नहीं। जिया, रुद्राज प्लीज़ दूर रहे मुझसे, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। रुद्राज, जिया ये क्या हरकत कर रही हो? क्यों मुझे सुबह सुबह गुस्सा दिला रही हो? जिया, मेरी इस हरकत से आपको गुस्सा आ गया? और कल रात आपने जो हरकत की थी उसका क्या? पता है कितनी ड्रिंक करके आए थे आप? वो तो भला हो शिवांश भैया का, जो आपको सही सलामत घर छोड़ गए। आपको होश तक नहीं था रुद्राज, आप कितनी ड्रिंक कैसे कर सकते हैं? रुद्राज, बेबी आई एम सॉरी, मेरा कल मूड ख़राब था, इसलिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। जान। जिया, रुद्राज मुझे छूने की कोशिश ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। रुद्राज, लव मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी यार, आगे से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जिया, आप अच्छे नहीं हैं रुद्राज। रुद्राज, डोंट क्राई बेबी, प्लीज़ मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जिया सामने से रुद्राज के गले लग जाती है। वहीं रुद्र भी जिया को अपने बाहों में समा लेता है। रुद्राज, वैसे तुम इतना बवाल बन के कहाँ जा रही हो?
जी हाँ, अगर आप घर पर होंगे तो आपको कुछ पता होगा ना, आज पूजा है घर में, दादी ने बोला था ये पहनने को मुझे। रुद्राज, ओ अगेन सॉरी। जी हाँ, कबर्ड में आपके कपड़े रखे हैं, उन्हें पहनकर जल्दी नीचे आइए, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। रुद्राज, अरे मेरी जान रुको तो। जिया, नहीं रुद्राज बहुत लेट हो गया, जाने दो। उसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और रुद्राज वाशरूम में नहाने चला जाता है। जिया नीचे आ जाती है और सबको काम में मदद करवाने लगती है। वहीं थोड़ी ही देर में सीढ़ियों से रूही उतर कर आ रही थी, जो लाइट पर्पल कलर के ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही थी। ऐसे ही सब लोग धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। पंडित जी, पूजा में कौन बैठने वाला है, उन्हें बुलाइए। दादी जी, जिया बेटा, रुद्राज कहाँ है। जिया, पता नहीं दादी, मैं बुला कर लाती हूँ। दादी जी, हाँ जल्दी जाओ। जिया वहाँ से चली जाती है और ऊपर अपने रूम में जाती है, जहाँ रुद्राज फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जिया, रुद्राज आप यहाँ। जिया इससे आगे कुछ बोल पाती है कि रुद्राज उसे शांत रहने का इशारा करता है, क्योंकि वो फ़ोन पर बात कर रहा था किसी ज़रूरी क्लाइंट से। जिया रुद की बात समझते हुए वहीं खड़ी हो जाती है और रुद को देखने लगती है कि कब वो कॉल से फ्री हो। तभी अचानक से रुद्राज जिया की कमर पकड़ के खुद के करीब कर लेता है। जिया उसे आंखें फाड़े देख रही थी। रुद जिया को झटके से खुद के करीब कर लेता है। वहीं जिया आंखें फाड़े रुद को देख रही थी। रुद उसे एक आंख मार देता है और उसे इशारा करता है कि वो उसके गालों पर किस करे, मगर जिया मना कर देती, जिससे रुद और कसकर जिया की कमर को पकड़ लेता है। इस बीच रुद अपने कॉल पर भी बात किए जा रहा था और जिया के साथ प्यार भी किए जा रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है, जिसे समझकर जिया रुद से दूर होने की कोशिश करने लगती है। रुद उसे छोड़ भी देता है। वहीं जिया जाकर रूम का डोर खोलती है तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। जिया समझ जाती है कि वो उन्हें बुलाने ही आया होगा, तो उसके बोलने से पहले ही कहती है, हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं। वो सर्वेंट अपना सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। अब तक रूथ की कॉल भी ख़त्म हो गई थी। रूथ मिरर के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगा रहा था। जिया वहीं पीछे खड़ी थी, जो अपनी साड़ी संभाल रही थी। रूथ रेडी होकर जिया के सामने आता है और अपना एक हाथ उसके आगे कर, चले मैडम। जिया अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहती, हाँ। यही तो खास बात थी दोनों की, कि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर दूर रह ही नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही देर में दोनों नीचे आ जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ पूजा भी संपन्न हो जाती है। जिया और रुद्राज पूजा में से उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद सब जाकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं जिया किचन में जाकर सबके लिए प्रसाद एक ट्रे में सजाकर बाहर लाती है। सबको प्रसाद देने के बाद जिया वहीं दादी के पास बैठ जाती है। तभी एक सर्वेंट बाहर से आता है और रुद्राज के पास जाकर उसे एक एनवेलप दे देता है। वो सर्वेंट कहता है कि इसे अभी अभी एक लड़का देकर गया है। उस सर्वेंट की बात सब लोग सुन लेते हैं। तभी दादी जी कहती हैं, क्या है इसमें रुद्राज। रुद्राज, पता नहीं दादी, देखता हूँ। रुद्राज उसे खोलकर देखने लगता है। उसमें एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। जैसे जैसे रुद्राज उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। सब लोग उसके एक्सप्रेशन नोट कर रहे थे कि वो समझ रहे थे कि ज़रूर उस एनवेलप में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। आशुतोष जी, क्या हुआ रुद, क्या है इस एनवेलप में। रुद गुर्राते हुए, रूही। सब लोग डर के मारे खड़े हो जाते हैं। वहीं जिया तो कांप जाती है, क्योंकि पहली बार उसने रुद्र को इतने गुस्से में देखा था। नीलम जी, क्या हुआ है रुद, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। रुद, रूही कहाँ है मॉम। नीलम जी, अरे पर। नीलम जी इतना ही कह पाए कि अचानक से रुद के चिल्लाने की आवाज़ आई, रूही। रूही सीढ़ियों से दौड़ते हुए आ रही थी। ऐसे अचानक से चिल्लाने पर वो भी डर गई थी, इसलिए वो भी दौड़ते हुए आ रही थी। वहीं जिया तो शांत खड़ी थी एक कोने में। रूही नीचे आकर, क्या हुआ भैया आप। रुद पेपर रूही के हाथ में रखते हुए, क्या है ये सब। रूही एक नज़र पेपर में देखती है और घबरा जाती है और रोते हुए कहती, भाई मैं आपको बताने ही वाली थी। नीलम जी, अरे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, ये तो बताओ। दादी जी, क्या बात हो गई है रुद। रुद, पूछिए अपनी लाडली से, क्या करके आई हैं। दादी जी, रूही तू ही बता दे क्या बात है। रूही, भाई प्लीज़। रुद, आपकी लाडली प्रेग्नेंट है, वो भी 1 महीने से। रुद की बात सुनकर सब बिल्कुल शॉक थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दादी जी, कितना घटिया मजाक है ये रुद। रुद, दादी ये है पेपर्स, पढ़ लीजिए। नीलम जी पेपर लेकर पढ़ने लगती हैं। जो भी रुद ने कहा था
वो सब सच में सच था। नीलम जी पेपर के साथ घुटनों के बल गिर जाती हैं और रोने लगती हैं। क्या कमी रह गई थी मेरे लाड प्यार में जो आज मुझे ये दिन दिखाया? रूही, मम्मा मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुने। नीलम जी धक्का दे देती हैं रूही को। वहीं वो दादी जी सोफे पर बैठ जाती हैं। रूही अपनी दादी के पास आकर, दादी दादी आप तो मेरी बात सुने दादी, मैं आपको सब समझाती हूँ। दादी जी, मत बोल मुझे दादी, आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रूही वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ती है। वो उनके पास जाकर, पापा पापा प्लीज़ आप तो मेरी बात सुने, मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ ना। तभी आशुतोष जी धक्का दे देते हैं और रूही जिससे वो वहीं गिर जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी जिया आगे आकर रूही को उठाती है। जिया, रूही तुम ठीक हो? प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी अचानक से रूही जिया को धक्का दे देती है और चिल्ला कर कहती है, दूर रहिए मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वहीं जिया खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर आंखों में आंसू लिए रूही को देख रही थी। वहीं बाकी घर वाले भी शौक थे रूही के बात से। रूही ने ऐसा क्यों कहा कि जो कुछ हुआ है वो जिया की वजह से हुआ है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।